जय हिंद दोस्तों। CDS 1 2020 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और अभी हिस्ट्री सेक्शन पर बात कर रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए थे, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस की थी और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने आपको बताए थे। तो मैंने आपको बताया है कि जो भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उनसे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं या फिर वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है उनकी एग्जाम्स में रिपीट करने की। तो ये हमने डिस्कस किया था तुर्के चहलगानी के विषय में 35th नंबर के क्वेश्चन तक। नाउ 36th क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, हु अमोंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर्स या कमांडर्स डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया। यानी किस मंगोल लीडर या फिर कमांडर ने इंडस यानी इंडस रिवर को पार नहीं किया इंडिया को अटैक करने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास चंगेज़ खान, तायर बहादुर, अब्दुल्ला या फिर कुतलुक ख्वाजा। क्वेश्चन ये सिंपल है और सिविल सर्विसेज में भी रिपीट किया गया है। सोर्स की बात करें तो ये आपको NCERT में भी देखने को मिल जाएगा। मैंने रेफरेंस लिया है तमिलनाडु बोर्ड की बुक का। चैप्टर 16 है दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आप देखें तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी देखने को मिलेगी और स्लेव डायनेस्टी में भी कुतुबी डायनेस्टी होती है, फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी होती है जिसे इल्तुतमिश के द्वारा फाउंड किया जाता है। तो इल्तुतमिश के टाइम पे अगर आप देखें तो इल्तुतमिश इलबरी ट्राइब से संबंध रखते हैं, इसलिए इसका नाम इलबरी डायनेस्टी भी हो जाता है। और ये अगेन स्लेव डायनेस्टी की ही कंटिन्यूटी है, इस वजह से ये स्लेव डायनेस्टी के अंतर्गत देखने को मिलता है। एक बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है यहाँ पे कि इल्तुतमिश जो है वो अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली चेंज कर देता है। ये ध्यान रखने वाली बात है बिकॉज इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो कैपिटल होती है एम्पायर की वो लाहौर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और आगे चल के आप समझेंगे भी किस तरीके से 12th सेंचुरी के बाद से जैसे अगर आप देखें तो जो तोमर डायनेस्टी होती है फर्स्ट टाइम पे उनके साथ दिल्ली को कैपिटल रखा जाता है, लेकिन आगे चल के दिल्ली एज अ कैपिटल इस्टेब्लिश होने लगता है। तो इल्तुतमिश के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, इल्तुतमिश के टाइम पे आपने चंगेज़ खान का नाम जरूर सुना होगा। चंगेज़ खान जिसका ओरिजिनल नाम तेमुजिन था, ये मंगोल्स का लीडर होता है और सेंट्रल एशिया को इन्वेड करना स्टार्ट करता है ना। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि रीज़न क्या होता है इसके इन्वेड करने का, ये चंगेज़ खान आक्रमण क्यों करता है। तो यहाँ पे कोई एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं आती है, बल्कि जो मेन रीज़न होता है वो धन एकत्र करना, यानी पैसों के लिए बेसिकली ये रीज़न देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि धन एकत्र करके जो सेंट्रल एशिया है, जो मध्य एशिया है, वहाँ पे एक बड़े साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया जा सके, इस तरीके का रीज़न है। और ये डिफीट करते हैं किसे, तो ख्वारिज्म का जो राजा होता है, अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखें तो दादन पाकिस्तान वाले रीजन में, तो ख्वारिज्म के जो राजा होते हैं जलालुद्दीन मकबरनी, उसे ये डिफीट कर देता है और मकबरनी जो है वो इंडस रिवर को क्रॉस कर जाता है। इंडस रिवर को क्रॉस इसलिए करता है ताकि इल्तुतमिश के पास शरण लिया जा सके। उस टाइम पे मैंने आपको बताया इंडिया में अगर आप देखें तो स्लेव डायनेस्टी थी जिसके तहत इल्तुतमिश का शासनकाल था। तो इल्तुतमिश के टाइम पे ये असाइलम लेना चाहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इल्तुतमिश रिफ्यूज कर देते हैं बिकॉज इल्तुतमिश को पता होता है कि अगर इंडस रिवर को क्रॉस करके चंगेज़ खान यहाँ पहुँचता है तो उसका एम्पायर तो ख़त्म होगा ही, साथ ही भारी तबाही देखने को मिलेगी। तो यही रीज़न होता है कि फॉर्चुनेटली फॉर इल्तुतमिश चंगेज़ खान रिटर्न होम विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। यही रीज़न होता है कि चंगेज़ खान भारत नहीं पहुँचता है। और आपको पता है कि अगर भारत पहुँचता तो फिर जैसा हम लोग तैमूर के टाइम पर देखते हैं या बाकी अन्य इन्वेडर के टाइम पर कुछ उस तरह की स्थिति देखने को मिलती। इनफैक्ट जो मंगोल पॉलिसी है, ये बड़ी खास बात है, जो मंगोल पॉलिसी होती है इल्तुतमिश की, वो इंडिया को बचा लेती है फ्रॉम द रेथ ऑफ चंगेज़ खान। तो ये इसके पीछे की स्टोरी थी। नाउ अब ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इल्तुतमिश मना कर देते हैं मकबरनी को। मकबरनी जो कि ख्वारिज्म का राजा होता है, जो कि भागते हुए आता है असाइलम लेने के लिए, लेकिन मना कर दिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा कि हम आपको असाइलम नहीं दे सकते, बिकॉज उसे पता होता है कि अगर इसका पीछा करते हुए यहाँ पे चंगेज़ खान पहुँचता है तो भारी तबाही होगी। तो इस वजह से कभी इंडस को क्रॉस ही नहीं करता है चंगेज़ खान, और इस तरह से जो एम्पायर होता है इंडिया का उस टाइम पे वो बच जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट दिए गए और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इल्तुतमिश के टाइम पे ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश चंगेज़ खान रीच द इंडस इन परस्यू ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। तो अभी हमने देखा कि हाँ बिल्कुल इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज़ खान जो है वो इंडस पहुंच जाता है, किसके परस्यू में, यानी किसकी तलाश में, ख्वारिज्म के राजा जो जिसका नाम होता है जलालुद्दीन मकबरनी, उसके टाइम पे। लेकिन हमें पता है इसकी पूरी स्टोरी कि इल्तुतमिश उसे पनाह नहीं देते, असाइलम नहीं देते, इस वजह से चंगेज़ खान कभी इंडस को क्रॉस नहीं करता। लेकिन ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया क्रॉस करता, यानी सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इंडस पहुँचता है। तो हाँ, ये फर्स्ट बिल्कुल सही है।
तो अगर फर्स्ट सही है, ऑप्शन देखिए क्या है, 1 है, 1 एंड 2 है, 3 है या 2 एंड 3 है। तो हमें पता है कि अगर फर्स्ट सही है तो ये ऑप्शन तो हट जाएंगे, यानी 3 और 2 एंड 3 तो होगा नहीं। अब हमें बस सेकंड चेक करना है। तो दूसरे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तैमूर ऑक्यूपाई करता है मुल्तान को और इंडस को क्रॉस करता है। देखिए ये बात यहाँ पे गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड नहीं होता है, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तो काफ़ी मजबूत होती है, और जाहिर सी बात है कि मजबूत जो किंग है उसके टाइम पे तो इन्वेट करना आसान नहीं होता। इस वजह से जो वन ऑफ द लास्ट होते हैं तुगलक डायनेस्टी के, नाम रहता है उनका नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, उसके टाइम पे ये तैमूर अटैक करता है। तो इस वजह से ये सेकंड गलत है। अगर सेकंड गलत है तो हमारा एक ही आंसर बनता है, 1 ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 1 स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में है तो ये क्वेश्चन को कितना ज़्यादा आसान बना देता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा सेकंड तो बहुत लोगों को पता भी होता है, अगर आप फर्स्ट यानी CDS का क्वेश्चन करके जाते तो अगेन यहाँ से भी इसे आप ज़रूर अटेम्प्ट करके आते। और 50% चांस तो ऐसे ही बनता है, और थोड़ा अगर आपको और आइडिया हो मेडिवल हिस्ट्री का तो ये आसान था फिर। और थर्ड के बारे तो हमें सोचना भी नहीं। वैसे थर्ड गलत है। थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि देवाराय सेकंड की बात कर दी गई, उस टाइम पे कोई और किंग होते हैं, बिकॉज ये 1498 की बात है। तो ये सब मैंने डिटेल एनालिसिस की है वैसे ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है 1 ओनली। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, चंगेज़ खान। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। और ये तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी को हम लोग अलग से सेपरेटली कवर करेंगे। ये पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। अगेन अगर आप आगे देखें तो ये इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स पर मैं जल्द वीडियो बनाता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। आगे यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलता है 59 पे। क्या कहा जा रहा है, द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर इम्ब्रेसिंग द सफाविद किंग शाह अब्बास वॉज पेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर। यानी आपको 4 मुगल पेंटर के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि उस मुगल पेंटिंग को किसने ड्रॉ किया या किसने डेपिक्ट किया जिसमें दिखाया जा रहा है कि जहांगीर इम्ब्रेस कर रहे हैं सफाविद किंग शाह अब्बास को। तो देखिए मुगल पेंटिंग पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, और अगर आपने उसे देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज सिमिलर बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया था CAPF 2011 में भी, और वैसे तो अभी हम लोग CDS का क्वेश्चन कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सिविल सर्विसेज में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अबुल हसन। देखिए चारों ही यहाँ पे काफ़ी फेमस पेंटर हैं ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मुगल पेंटर किसके टाइम पे था, यानी अकबर के टाइम पे था या किसके टाइम पे था। जैसे बाबर के टाइम पे काफ़ी फेमस मुगल पेंटर होते हैं बिहजाद, और अकबर के टाइम पे भी आपने सुना होगा भीषण दास, दसवंत, ये सब काफ़ी फेमस पेंटर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, उस वीडियो में मैंने कवर किया, उसकी PDF भी मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, तो वो आप ज़रूर वहाँ से कवर कर लें। फिलहाल इसका मैंने आंसर बता दिया। और सोर्स की बात करें तो ये NCERT में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन आया तो मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बता दूं, बिकॉज देखिए मुगल डायनेस्टी की बात आ गई है तो कुछ हल्का ब्रीफ आइडिया मैं यहाँ पे दे दूं आपको। अगेन देखिए जहांगीर के बारे में कहा जा रहा है, तो जहांगीर के बारे में, जहांगीर के टाइम पे कौन से पेंटर थे ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर मुगल डायनेस्टी के कौन से नंबर के किंग थे। इस तरीके से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बट अगर आपको उसका रेफरेंस पता है तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाबर होते हैं, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। इसके बाद मुगल एम्पायर को काफ़ी बड़ा झटका लगता है, और आप कह सकते हैं कि उसी टाइम से जो मुगल डायनेस्टी है उसका पतन शुरू हो जाता है। यहाँ पे वैसे एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि जहांगीर का एक्सेशन टू थ्रोन, यानी जहांगीर जब गद्दी पर एक्सीड करते हैं, एक्सेशन होता है उसका, उसे किस पेंटर ने डेपिक्ट किया है। तो अगेन उसका आंसर भी सेम होगा, ऑप्शन बी, अबुल हसन। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मुगल मनसब के बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि जो जाट रैंकिंग थी वो एक इंडिकेटर थी किस चीज़ की, कि जो मनसबदार है उसकी क्या पोजीशन है इंपीरियल हायरार्की में, और जो सैलरी है मनसबदार को कितनी सैलरी दी जाएगी, ये भी उसकी रैंकिंग पे डिसाइड होती है, जो कि जाट रैंकिंग होती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, जो सावर रैंक है वो इंडिकेट करता है कितने हॉर्समैन मनसबदार को रखने हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि 17वीं सेंचुरी में जो मनसबदार हैं जिनकी रैंकिंग 1000 से ज़्यादा है और इससे ज़्यादा है और अबव सावर रैंक वर डेजिग्नेटेड एज नोबल्स, जिसको उमारा कहा जा रहा है। तो ये प्लूरल है नोबेल्स का, वैसे नोबल का मतलब तो उमर होता है, बाकी यहाँ पे उमारा है इसलिए क्योंकि ये नोबेल्स है, इसका प्लूरल है। तो 17वीं सेंचुरी की बात कही जा रही है कि जो मनसबदार है जो 1000 या उससे ज़्यादा सावर रैंक को रखते हैं उन्हें नोबल्स कहा जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं।
वैसे तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ही, बट मैं आपको सोर्स भी बता देता हूँ। देखिए ये हमारी थीम्स एनसीईआरटी का पार्ट 2 है, चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता दूं। पहले ये मनसबदार का क्या मतलब है, मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार आप कह लें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी मुगल के टाइम पे, इसमें जो मिलिट्री यूनिट होती थी, यानी जो मिलिट्री के जो काम काज हैं उनमें जो ऑफिसर्स होते थे, जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। नाउ मनसबदार की रैंकिंग डिसाइड होती थी और उसी के बेसिस पे उन्हें सैलरी भी पे की जाती थी। और भी कुछ बातें हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज हेल्ड रैंक। तो ये रैंक है, बेसिकली मनसब का मतलब रैंक है, और जो इन रैंक को होल्ड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मनसबदार। ठीक है, तो मनसबदार का मतलब आप समझ गए कि ये बेसिकली ये दिखाती है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं वो मनसब को होल्ड करते हैं, यानी रैंक को होल्ड करते हैं। और इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन से मनसबदार का कितना मनसब है, और इसी के बेसिस पे उनकी रैंकिंग डिसाइड होती है, जो सैलरी और बाकी चीज़ें डिसाइड करता है। तो इनमें दो डेजिग्नेशन होते हैं, दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन दिया जाता है। पहला जाट होता है। जाट का मतलब क्या है? जाट का मतलब होता है कि ये एक तरह से सैलरी को डिसाइड करेगा। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जिनकी जाट की वैल्यू ज़्यादा होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, उन्हें ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, वैसे मनसबदार को ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। और सावर का मतलब क्या है? सावर का मतलब ये है कि एक मनसबदार को कितने हॉर्स मेंटेन करने हैं। तो जितनी रैंकिंग होगी सावर की, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें हॉर्सेज भी मेंटेन करने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अकबर के टाइम से, खास करके जहांगीर के टाइम पे एक दू अस्पा सी अस्पा करके एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, वैसे ये सिविल सर्विस में भी पूछा गया है। तो इसके तहत ये होता है कि एक मनसबदार को 2 हॉर्सेज मेंटेन करके चलने हैं। अब ऐसा क्यों? मे बी जब एक हॉर्स थक जाए या युद्ध हो तो 2 हॉर्सेज की जरूरत पड़े, ठीक है, तो ये इसके पीछे रीजन रहा होगा। तो इस वजह से ये जाट रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, मैंने आपको बता दिया। पहला ये कि जो जाट है वो ये डिसाइड करेगा कि उनकी पोजीशन क्या है, और इसी के बेसिस पे इनकी सैलरी डिसाइड होगी। तो और वैसे इनफैक्ट कहा भी जाता है कि वैसे नोबेल्स, जैसे खास करके अगर आप देखें तो कुछ ऐसे अकबर के टाइम पे जो रॉयल हाउस होल्ड के मेंबर होते हैं उनकी जाट रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है, बिकॉज अगर जाट रैंकिंग बढ़ेगी तो यहाँ पे सैलरी भी इंक्रीज करेगी। तो ये 2 बातें मैंने आपको बता दी। 1-2 बात और आपको ध्यान रखना है। हाँ, वैसे मनसबदार जिनकी जाट रैंकिंग, सावर से यहाँ पे मतलब नहीं, क्योंकि सावर तो सिर्फ ये दिखाता है कि कितने हॉर्स आपको मेंटेन करने हैं, कितने हॉर्स मनसबदार को मेंटेन करने हैं। तो यहाँ पे जाट पे बेसिकली बात होगी कि अगर 1000 से ज़्यादा अगर जाट रैंकिंग देखने को मिलती है तो वैसे मनसबदार को क्या कहा जाएगा? नोबल कहा जाएगा। और 1 से ज़्यादा है तो नोबल्स कहा जाएगा, जिससे प्लूरल होता है जिसका उमारा, यानी ये अमीर का प्लूरल है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जाट क्या डिसाइड करेगी? ये डिसाइड करेगी कि उसकी रैंकिंग क्या होगी बेसिकली, जो कि सैलरी पे भी निर्भर करेगी। अगर जाट रैंकिंग ज़्यादा है तो सैलरी भी ज़्यादा होगी। ये एक बात हो गई। दूसरा यहाँ पे सावर है। सावर का मतलब कितने हॉर्स मेंटेन करने हैं, कितने हॉर्स मेंटेन करने हैं वो डिपेंड करेगा सावर रैंकिंग पे। अगर 1000 से ज़्यादा जाट रैंकिंग है तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अमीर। अमीर या उमारा आप कह लें अगर प्लूरल में बात करें तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, यहाँ पे सावर रैंक की बात नहीं की जा रही, 1000 जाट रैंक की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि सावर रैंक से मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ ये बताएगा कि कितने हॉर्सेज मेंटेन करने हैं। ये बात मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ, अभी आप देखेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से कन्फ्यूज़ किया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, पहले में क्या कहा जा रहा है कि जो जाट रैंक है वो मनसबदार की पोजीशन को इंडिकेट करता है, बिल्कुल सही बात है, और सैलरी को भी। हाँ, अगर जाट रैंकिंग ज़्यादा तो मैंने क्या बताया कि सैलरी भी ज़्यादा होगी मनसबदार की। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो सावर रैंक है वो इंडिकेट करता है कितने हॉर्समैन का नंबर आपको मेंटेन करना है। तभी मैंने बताया कि कितने हॉर्समैन मेंटेन करने हैं वो सावर डिसाइड करेगा। और हाँ, ये बात है, यानी सेकंड भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि वैसे मनसबदार जिनको 1000 से ज़्यादा जिनकी सावर रैंक है उसे नोबेल्स कहा जाएगा। बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि 1000 से ज़्यादा सावर नहीं बल्कि जाट रैंक, क्योंकि जाट रैंक ही तो सैलरी डिसाइड करेगी और बताएगा कि किसकी पोस्ट कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि सावर रैंकिंग। तो इस वजह से ये थर्ड गलत है। बिकॉज देखिए ये थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे कि जाट का क्या मतलब है, सावर का क्या मतलब है। जाट ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि सावर। सावर तो ये बताया कि कितने हॉर्समैन मेंटेन करने हैं, लेकिन जाट ये बताया कि आपकी रैंकिंग क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, वेदर आप यहाँ पे उमर यानी अमीर यहाँ पे कहलाएंगे या नहीं, जिसकी प्लूरल उमारा है, वो तभी कहलाएंगे जब आपकी रैंकिंग जो है 1000 जाट से ज़्यादा हो। तो ये सब कुछ बातें थी, तो थर्ड गलत है यहाँ पे। थर्ड को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है।
नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, ये CAPF 2009 का है। यहाँ पे आपको मुगल एम्पायर अकबर के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। पहले में कहा जा रहा है अकबर ने अपने कंट्रोल को, जो नोबिलिटी है उस पर कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए और आर्मी को और कंट्रोल करने के लिए मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल सही बात है, अकबर के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई। और अभी मैंने आपको बताया मनसबदारी सिस्टम में बेसिकली रैंक असाइन की जाती है जिसे मनसब कहते हैं। हाँ, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी वही है कि मनसबदारी सिस्टम में प्रत्येक ऑफिसर को एक रैंक दिया जाएगा जिसे मनसब कहेंगे। और तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो रैंक है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, जाट में, सावर में और चेहरा में। ये बात गलत है। रैंकिंग को अभी हमने देखा 2 तरीके से डिवाइड किया जाएगा, पहला जाट में, दूसरा सावर में। तो ये जो ये तीसरा टर्म है चेहरा, इसका क्या मतलब है? तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 2 रिफॉर्म लिए गए आर्मी में। पहला तो ये दाग और दूसरा चेहरा। इन दोनों का क्या मतलब है? देखिए चेहरा का मतलब ये है कि एक तरीके की आइडेंटिटी कार्ड आप कह लें। ऑब्वियसली आज की डेट से तो काफ़ी अलग होगी, बट एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाता था उस टाइम पे जो ऑफिसर्स होते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, उनके लिए, ताकि मतलब कोई तरह की दिक्कत ना हो, आगे चल के एक अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। और प्रत्येक यहाँ पे दाग भी की जाती थी। दाग का मतलब एक तरीके की ब्रांडिंग होती है, हॉर्सेज की ब्रांडिंग की जाती थी और गुड क्वालिटी के हॉर्सेज यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते थे। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला चेहरा, दूसरा दाग। किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आगे चल के, काफ़ी सेंचुरीज बाद भी ये फॉलो किया जा रहा है। इनफैक्ट अकबर के टाइम पे भी, मुगल एम्पायर के टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रूपर है वो मेंटेन करते थे सुपीरियर हॉर्सेज को, जो जिनको ब्रांडिंग की जाती थी जिनकी, और एक तरीके का इंपीरियल मार्क दिया जाता था जिसे दाग कहते हैं। और इस तरीके से रिफॉर्म लिए गए मिलिट्री में। तो आई होप अब आपको ध्यान रहेगा कि जाट और सावर में क्या फ़र्क है, तो ये इसे ध्यान रखिए। अगेन मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ कि जाट का मतलब क्या है, ये रैंकिंग है, पोजीशन है जो सैलरी डिसाइड करेगी। और सावर का मतलब है नंबर ऑफ हॉर्समैन या नंबर ऑफ ट्रूपर, जो कि एक मनसबदार को मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे है 62 पे। देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक, यानी वैसे नाम जो कि मदर के नाम से डिराइव होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास मल्स ऑफ पाव, और दूसरा कहा जा रहा है विदेहा ऑफ मिथिला, तीसरा योद्धे और चौथा सातवाहन। तो अगेन ये हमारी थीम्स NCERT है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से जो मैन एंड वुमेन हैं इनके गोत्र के नेम डिसाइड किए जाते होंगे। तो ये नेम लीनिएज से भी डिसाइड होते हैं। जैसे अगर इस सोर्स 4 में आप देखें तो यहाँ पे सातवाहन किंग का नाम बताया गया इंस्क्रिप्शन के आधार पर। तो इनमें कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है, जैसे इनके नाम आप पहले ध्यान से समझिए। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो ये लैंग्वेज प्राकृत है, इस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। मतलब पुत्र संस्कृत में होता है बट इसे पुत कहा जा रहा है क्योंकि ये प्राकृत है। तो ये फिर भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो ये बेसिकली राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात की जा रही है। तो राजा का नाम क्या है? राजा का नाम है श्री सातकर्णी, लेकिन इनकी माँ के नाम पे, क्योंकि ये नाम मैट्रिलिनियल रखते थे, यानी माँ का नाम यहाँ पे पहले होता था, इस वजह से इस तरीके के नाम देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक है। अगर आप देखें तो शायद ही किसी डायनेस्टी में हो किस तरीके से कि राजा का नाम जो है वो उनकी मैट्रिलिनियल हो, यानी पहले माँ का नाम रखा जाए उसके बाद पुत्र लगा करके राजा का नाम रखा जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गए, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमयी, इसके बाद गौतमी पुत्र समी श्री यान सातकर्णी। तो ये नाम आपको याद नहीं रखने, बस एक आइडिया होना चाहिए। और ये किस डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं? सातवाहन डायनेस्टी की। तो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में आप कुछ बातें ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता दूँ तो कुछ इस वाले रीज़न में देखने को मिलता था सातवाहन डायनेस्टी की रूल। सातवाहन डायनेस्टी टाइम पीरियड कौन सा था? रीजन अगर आप स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र का कुछ रीजन, तेलंगाना ऑब्वियसली, कभी कभी गुजरात के भी कुछ पार्ट में। और इनका टाइम पीरियड ध्यान रखिए मौर्यन डायनेस्टी के पतन के बाद, यानी ये बात की जा रही है 1st सेंचुरी BCE से लेकर लगभग 3rd सेंचुरी BCE। ये आपको ध्यान रखना है, मैं BCE की बात कर रहा हूँ, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। तो ये काफ़ी प्राचीन, आप कह लें कि काफ़ी प्राचीन डायनेस्टी है। और कुछ बातें और है, जैसे इनका कॉइनेज सिस्टम काफ़ी खास था। कॉइनेज सिस्टम इसलिए खास था क्योंकि इन्होंने लेड के कॉइन इशू किए, ये सबसे यूनिक बात है। हालांकि कॉपर और बाकी चीज़ों के भी थे, बट लेड के कॉइन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे यूनिक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस डायनेस्टी के द्वारा लेड के कॉइन इशू किए गए, तो आपको ध्यान रखना है सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा। और इनकी भाषा भी अगेन आपको यूनिक देखने को मिलेगी। अभी हमने देखा कि प्राकृत लैंग्वेज का ये यूज कर रहे हैं, जो कि साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखें तो काफ़ी यूनिक थी।
तो ये सब कुछ बातें अभी तो हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि किस भाषा को नर्चर किया जाता था सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है प्राकृत लैंग्वेज को। तो ये सारी बातें आप ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन इन्हीं से बने हैं। तो पहला मैंने टाइम पीरियड बता दिया, और दूसरा मैं फाउंडर बता देता हूँ। बहुत बार फाउंडर भी पूछा जाता है कि फाउंडर कौन थे। तो फाउंडर का नाम है सिमुक। क्या नाम है? सिमुक। ये सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर की बात कर रहे हैं हम। और रीजन तो मैंने बता ही दिया, साउथ में आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन रीजन में। और टाइम पीरियड काफ़ी पुराना है, मौर्यन डायनेस्टी के बाद का। और कॉइन्स मैंने बता दिया, लेड के कॉइन्स ये इशू करते थे मेनली। और फाउंडर का नाम, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट किंग का नाम तो ऑब्वियसली गौतमीपुत्र सातकर्णी था, लेकिन फाउंडर का नाम सिमुक था। और भाषा आपको ध्यान रखनी है प्राकृत। ठीक है, ये कुछ बातें थी। इसके अलावा एक और आप ध्यान रख सकते हैं, बुक से बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप स्पेशली नोट डाउन कर लें, मार्क कर लें। एक किंग है हाल, ये भी सातवाहन रूलर है, अगेन नाम है इनका हाल। इन्होंने जो बुक लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गह सतसाई। अगेन बताइए किस लैंग्वेज में लिखी गई होगी? प्राकृत में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि गह सतसाई या केवल सतसाई भी ऑप्शन में दे देते हैं कि किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको ध्यान रखना है हाल के द्वारा। बाकी सब कुछ मैंने कवर कर लिया। एक पॉइंट और आई थिंक मैं बता देता हूँ, कैपिटल। इनकी कैपिटल देखिए, वैसे तो कोई कैपिटल परमानेंट नहीं होती 200-300 सालों में, लेकिन मेनली जो इनकी कैपिटल थी वो 2 जगहों पे देखने को मिलती है। पहला तो एक होता है अमरावती, और दूसरी इनकी कैपिटल होती है पैठान, या प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर थे सातवाहन डायनेस्टी से संबंधित। तो काफ़ी डिटेल में हमने बातें की। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सातवाहन। हाँ, लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है, भले इनका नाम मेट्रोनिमिक है, यानी इनका नाम जो है वो माँ के नाम से डिराइव करके रखा जाता है, लेकिन जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल ही थी। कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, और ऑप्शन में पूछा भी जाता है ऐसे। ठीक है, मेट्रियार्कल नहीं, पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। और जो वीडियोज़ मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको वो कवर कर लेने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मुगल पेंटिंग वाला आए दिन क्वेश्चन उनसे बनते हैं। और टॉपिक देखिए, टॉपिक कोई बहुत यूनिक टॉपिक नहीं पूछा जाता। जो टॉपिक बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द सवाल फ्रेम होते हैं। हाँ, 1-2 सवाल को आप नहीं कंसिडर कर सकते, वो तो हर बार ही आउट आने हैं, बट ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे अगर आप सीरीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और थीम्स एनसीईआरटी अच्छे से कर लें, या जो वीडियोज़ मैंने मोस्टली कवर किए हैं उनमें से ही क्वेश्चन आने हैं। और अगर आप देखें तो सीडीएस 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी खास करके बुक्स पर, उनसे 4 क्वेश्चन आ गए। तो अब वेटेज बढ़ रही है एंशिएंट मिडिवल सेक्शन की। ये क्वेश्चन देखिए, अगेन एंशिएंट का देखने को मिलेगा। पंचतंत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पंचतंत्र हम सब ने सुन रखा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। हाँ, इस पर ज़रूर गौर करिएगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। पहले में कहा जा रहा है कि ये एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है डिबेट्स को, टाइम के बारे में, और रिफ्यूट करता है। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? खंडन करना, निंदा करना, राइवल पोजीशन को। दूसरे में कहा जा रहा है कि ये एक टेक्स्ट है जो कि असरिंग इन लिंग्विस्टिक एज अ फॉर्मल साइंस के रूप में लिंग्विस्टिक को दिखाता है। दूसरा कहा जा रहा है ये एक टेक्स्ट है जो कि डिस्कस करता है डेवलपमेंट्स को वेरियस स्फीयर में, जो कि नेचुरल साइंसेज के हैं। और चौथा कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि दिखाता है इलुस्ट्रेशन को, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो पंचतंत्र हम सब ने पढ़ रखी है, और किसी ना किसी वे में इसका आंसर करना भी काफ़ी आसान है। देखिए, पहले में कहा जा रहा है ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो कि डिबेट को दिखाता है टाइम का। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेसिकली स्टोरीज़ होती हैं, मोरल स्टोरीज़ मेनली होती हैं, जो बताती हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो एक तरीके की खास करके एनिमल के इर्द गिर्द घूमती है ये मोरल स्टोरीज़। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, लिंग्विस्टिक को दिखाता है, बिल्कुल नहीं। किसी प्रकार का कोई भाषा और इनफॉर्मल साइंसेस की बात नहीं की जाती। नेचुरल साइंसेस के डेवलपमेंट की बात करता, मतलब बिल्कुल इलॉजिकल ऑप्शन है ये। और चौथा बिल्कुल सही है, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि ये दिखाता है इलुस्ट्रेशन के थ्रू, इलुस्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। तो वो जो मोरल स्टोरीज होती है ना, वो आपने सुनी होगी कई सारी स्टोरीज। तो वो पंचतंत्र की स्टोरीज जो होती हैं उनमें ये होता है कि एंड में आपको एक मोरल दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन डी है। और वैसे 1-2 बातें आपको और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान होनी चाहिए कि पंचतंत्र जो बुक है उनके ऑथर कौन है। ठीक है, इसी तरीके की एक और बुक है काफ़ी फेमस है, वो भी हितोपदेश। आप कमेंट करके बताइए कि हितोपदेश के ऑथर कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। वैसे पंचतंत्र का मैंने आपको बता दिया, और ये बेसिकली 5 तंत्र यानी 5 पार्ट आते हैं, और उसके बेसिस पे सारे स्टोरीज होती हैं। और इस तरीके से हमने ये कवर किया। और एंशिएंट बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी ज़रूर रेफर कर लें। और इन सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है, ये सारे PYQs भी कवर किए हैं और एक्स्ट्रा बातें भी। एक और पॉइंटर मुझे यहाँ पे अभी ध्यान आया, ये क्वेश्चन NDA में पूछा गया है, अभी जो पेपर हुआ रिसेंटली। और वो क्वेश्चन ये था कि जो बुक है कलीला व दिमना,
इस तरीके का इसका नाम है। ये बेसिकली पंचतंत्र ही है, लेकिन पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है। किस भाषा में ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं बुक का नाम बता दे रहा हूँ, कलीला व दिमना। ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। तो आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे इतने सारे डिटेल में क्वेश्चन को कवर करने के बाद। और बेड में लेटे लेटे नहीं देखना है वीडियोस, ठीक है। आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, तभी फ़ायदा होगा। और अगर आप नॉर्मली देखेंगे इसे बिल्कुल जैसे अगर आप प्रत्येक पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे, आगे चल के उन पॉइंट से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो दोबारा आपसे ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए स्टोन एज के बारे में पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है ये। तो अगेन ये तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड है। क्या कहा जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि जो डिफरेंट पीरियड है उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है उनके टाइप के बेसिस पे और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। किनके टाइप और टेक्नोलॉजी? स्टोन टूल के टाइप, कि स्टोन टूल किस तरीके का है, उससे पता चलेगा कि ये कौन से पीरियड का स्टोन एज है। तो ये आपने तो सुना होगा वैसे, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, इनके बारे में कि किस तरीके से स्टोन टूल्स हैं, उनके आधार पर हम लोग हिस्ट्री को कैटेगराइज कर रहे हैं। दूसरा देखिए, देयर आर नो रीजनल वेरिएशन, यानी क्षेत्र में कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलता किन में? टूल्स में। तो ठीक है, इस पर हम लोग बात करते ही हैं। बेसिकली आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझ जाइए कि अगर कोई एक रीजन है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें, मान लीजिए साउथ इंडिया के हम लोग बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई रीजन है तो क्या कोई दूसरी जगह पे भी सेम टाइप का और सेम टेक्नोलॉजी का टूल्स देखने को मिलेगा? मिलेगा क्या ऐसा? ये पूछा जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, कि ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब यहाँ जैसे टूल्स यूज़ हो रहे हैं वैसे ही अन्य जगहों में भी यूज़ हो रहे हैं। तीसरा देखिए, स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड इवोल्व्ड यूनिफॉर्मली इन अ नीट यूनिलीनियर फैशन ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। यानी जो स्टोन एज है डिफरेंट पीरियड में, डिफरेंट पीरियड मतलब अभी हमें पता है कि सबसे पहले आता है हमारा पेलियोलिथिक। पेलियो का मतलब ओल्ड होता है, जिसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। इसके ट्रांजिशन पीरियड में मीजोलिथिक देखने को मिलता है, मिडिल स्टोन एज। और ये सब कुछ हमने कवर किया जब हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर की उस टाइम पे। और इसके बाद नियोलिथिक होता है, जिसे न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो ये हमसे कहा जा रहा है कि जो स्टोन एज है जो कि डिफरेंट पीरियड में इवॉल्व हुआ है, ये यूनिफॉर्मली इवॉल्व हुआ है और यूनिलीनियर फैशन में। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से टूल्स हुए हैं फिर यहाँ पे इवॉल्व किए हैं इस तरीके से, और ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। मतलब जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके प्रत्येक पार्ट में जो डिफरेंट पीरियड इवॉल्व हुए हैं, ये यूनिलीनियर है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बिल्कुल सेम फैशन में, सेम यूनिफॉर्मली, यानी इक्वल तरीके से। यहाँ पर जिस तरीके का टूल्स बना वैसे ही अन्य जगहों में भी, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर, अगर आपको ने ब्रीफ आइडिया है स्टोन एज के बारे में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड और थर्ड बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वेरिएशन ना हो, खास करके हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। हो सकता है कोई रीजन थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया हो, उनके स्टोन माइक्रोलिथ्स हों। आपको पता होगा ये कि ये जो टूल्स बनाते थे वो धीरे धीरे करके उनका साइज छोटा कर दिया गया और ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसीजन हथियार बनाए जाने लगे, ज़्यादा प्रिसाइज। और माइक्रोलिथ्स यानी जो छोटे छोटे पत्थर से हथियार बनाए जाने लगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर जगह पे रीजनल वेरिएशन ना देखने को मिले, बिकॉज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के टूल्स बनाए गए होंगे, वो उस टाइम की सिचुएशन और नीड के अकॉर्डिंग किया गया होगा। तो सेकंड गलत है। और तीसरा क्या कहा जा रहा है कि स्टोन एज जो कि डिफरेंट पीरियड का वो यूनिफॉर्मली इवॉल्व है, बिल्कुल गलत बात है। यूनिफॉर्मली इवॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। बिकॉज अन्य क्षेत्र में हो सकता है कि कहीं पे जो कल्चर है स्टोन एज का वो जल्दी इवॉल्व कर गया हो या कहीं धीरे कर रहा हो, सिमिलर फैशन में तो नहीं हो सकता। तो बहुत एग्जीग्रेशन है ये बातें, इसलिए सेकंड तो गलत है ही, थर्ड भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1 ओनली। नाउ ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट इन सिंध? तो ये तो हमने 2-3 दिन पहले ही से कवर किया था जब हमने थीम्स एनसीईआरटी डिस्कस की थी। तो क्वेश्चन में ये आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्ट्री साइट था जहाँ पे लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेड का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता था और जो अलग अलग हड़प्पन साइट्स हैं उनमें ये भेजा जाता था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर खेतड़ी नहीं है। खेतड़ी तो कॉपर माइंस के लिए फेमस था और हमने बात भी की थी किस तरीके से गणेश्वर आर्टिफैक्ट्स जो देखने को मिलते हैं जो खेतड़ी के माइन से कॉपर का यूज़ करके बनाए जाते थे। तो यहाँ पे लेकिन बात की जा रही है लाइमस्टोन की, इसलिए खेतड़ी आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है सुक्कुर एंड रोहरी हिल्स। अब ये थोड़ा आपको नाम यूनिक लग सकता है, तो ये मैप है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये सिंध वाले रीजन में सुक्कुर एंड रोहरी हिल्स देखने को मिलेंगे और यहीं लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता था और क्वेश्चन में भी सिंध मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुक्कुर एंड रोहरी हिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगे चल के भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट नेचर का है। तो यहाँ पे और कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री में जिसे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियोस को भी ज़रूर कवर करें, जिनमें मैंने आपको बताया है कि सीडीएस को लेकर के हमने 2022 के दोनों पेपर, 2021 वाला और 2020, ये तीनों हमने कवर किया है। अभी इसके सेकेंड वाला जो पेपर हुआ था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सीडीएस 1 यानी सीडीएस के फर्स्ट वाले एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम लोग।